Hello students, I am Dr. Naveen Kumar. Welcome all of you. The next lecture of Dravya Guna. So today we are going to study the definition of Dravya Guna itself, and this is very important. बहुत important है ये समझ लेना कि बेसिकली सब्जेक्ट मैटर है क्या, और जो पूरा सब्जेक्ट मैटर है वो सब्जेक्ट की डेफिनेशन में ही दे दिया गया है। आचार्य प्रियोर शर्मा ने एक डेफिनेशन दी है, इसको फॉर्मुलेट किया है। हम ये डेफिनेशन देखते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं और फिर इसके अलग अलग एस्पेक्ट डिस्कस करते हैं, और लास्ट में हम कोशिश करेंगे कि अपनी खुद की एक डेफिनेशन फॉर्मुलेट कर ले जो कि रेलिवेंट हो। सो गोइंग बाय द डेफिनेशन, द्रव्याणाम नाम रूपाणी गुणकर्माणि सर्वशः प्रयोगाश्च अपि वर्ण्यन्ते यस्मिन् द्रव्य गुणम ही तत्। द्रव्य गुण शास्त्र किसे कहा गया है? जिसमें द्रव्यों के नाम, रूप, गुण, कर्म और प्रयोगों का वर्णन किया गया, उस शास्त्र को द्रव्य गुण कहा गया। एक आसान सी डेफिनेशन है, आप याद रख लें। अब इसमें जो 5 एस्पेक्ट दिए गए हैं उन पे जरा फोकस करते हैं। एंड दिस 5 एस्पेक्ट आर बेसिकली नाम, रूप, गुण, कर्म एंड प्रयोग। So let us discuss individually about these 5 aspects mentioned in this definition and then formulate a definition. Okay, so the first of all, naam. Naam is nomenclature of a dravya, and that is very important. You simply cannot identify a drug or a dravya without naming it. So first of all, the very first point is to establish a correct botanical identity. Why nomenclature is important? Why naam is important? To establish a correct botanical identity, to establish a correct or universal botanical identity, so that this very particular dravya is identified throughout India or in every country with a similar botanical identity. Then it is easy to formulate drugs from this very particular plant, because everyone will be identifying the very similar plant, very similar botanical species. That is why nomenclature is very important. This definition suits in modern era. लेकिन निघंटुओं में और संहिता काल में जो हुआ है वो क्या है कि हमारे आचार्यों ने एक नाम से कई प्लांट डिस्क्राइब किए, जिससे कि कंट्रोवर्सी हुई। अब श्लोक में अगर कोई नाम दिया गया, फॉर एग्जांपल अमृता ही कहा गया, तो हमें नहीं पता चला कि अमृता किसके रेफरेंस में कहा गया है, इससे कंट्रोवर्सी हुई। तो नाम दे देने से, एक करेक्ट बॉटनिकल आइडेंटिटी दे देने से, एक पर्टिकुलर नोमेनक्लेचर दे देने से ये कंट्रोवर्सी रिजोल्व होती है। सो द नोमेनक्लेचर इज यूजफुल टू एस्टेब्लिश अ करेक्ट बॉटनिकल आइडेंटिटी एंड टू रिजोल्व कंट्रोवर्सीज रिलेटेड टू दिस नोमेनक्लेचर। अब हमें द्रव्यों का नाम पता होना चाहिए। एक वैद्य को द्रव्यों के नोमेनक्लेचर, द्रव्यों का नाम पता होना चाहिए। दिस इज़ वेरी सिंपल। क्यों पता होना चाहिए, शायद इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन किसी भी वैद्य को अगर द्रव्यों का नाम नहीं पता है तो शायद प्रैक्टिस करना थोड़ा मुश्किल है। अगर इसको टेक्स्ट में कहा जाए तो चरक की एक रेफरेंस है जहाँ वो बिल्कुल ये कहते हैं कि अगर वैद्य को द्रव्यों का नाम और रूप पता है और प्रयोग नहीं पता है तो शायद ये हमारे किसी काम का नहीं है। लेकिन अगर नाम और रूप नहीं पता है और प्रयोग पता है तो इसे तत्वविद वैद्य कहा जा सकता है। और उनका ये भी कहना है कि फिर ऐसे वैद्य का तो कहना ही क्या जिसको नाम और रूप पता हो और प्रयोग भी पता हो। सो नाम जान लेना इम्पोर्टेंट है। आचार्य चरक का एक और श्लोक है जहाँ वो ये कहते हैं कि ये नाम और रूप, स्पेसिफिकली नाम, तो ये गाय भैंस जो चराने वाले लोग हैं, बकरी चराने वाले लोग हैं, जो जंगलों में घूमते हैं, उनको भी पता होते हैं। लेकिन प्रयोग है ना, क्लिनिकल यूजेस शायद उनको ना पता हो। सो क्लिनिकल यूजेस ऑफ दिस रेलिवेंट ड्रग और द रेलिवेंट द्रव्य और द रिस्पेक्टिव द्रव्य विल डिफ्रेंशिएट यू, डेफिनेटली डिफ्रेंशिएट यू। सो who is the best doctor, who is the best आयुर्वेदिक डॉक्टर? वो जिसको सब द्रव्यों के नाम भी पता हो
आगे हम डिस्कस करेंगे उनके बारे में भी, लेकिन नाम तो पता हो, रूप भी पता हो और उनके प्रयोग भी पता हो। ये थोड़ा पहले ही डिस्कस हो गया, लेकिन चलिए ठीक है। So nomenclature is important to establish a correct botanical identity or to resolve controversy. Then रूप से हम क्या समझ सकते हैं? रूप से हम ले सकते हैं either morphological और histological features of a plant. Morphology जो कि हम naked eye से देख सकते हैं, leaf pattern, leaf, flower color, stem, surface, anything which can be seen with naked eyes and can be differentiated about a plant, that is morphological features. Then the histological features. अब मॉडर्न इरा में हम हिस्टोलॉजिकल स्टडीज़ के लिए भी जा सकते हैं। पहले भी ऐसा था कि कुटकी का फ्रैक्चर करके देख लें, इसको मॉर्फोलॉजी या हिस्टोलॉजिकल स्टडीज़ में ले सकते हैं। चक्रांगी कहा गया गुडुची को, क्योंकि चक्रलक्षणिका कहा गया। तो ये जो फीचर्स हैं बेसिकली, जो कि मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स या हिस्टोलॉजिकल फीचर्स को सिग्निफाई करते हैं, बेसिकली इनको रूप में लिया गया है। दे आर डिनोटेड विद दिस रूप। एंड वंस अगेन, वाई रूप इज इम्पोर्टेंट? वाई रूप इज इम्पोर्टेंट फॉर अ वैद्य, फॉर अ डॉक्टर, फॉर एन आयुर्वेदिक डॉक्टर? अगेन, टू एस्टेब्लिश अ करेक्ट botanical identity, a doctor must know the nomenclature, must know the morphological or histological features to correctly identify the plant. Only then a doctor can proceed with the formulation. Okay, that is why नाम और रूप द्रव्य का जान लेना इम्पोर्टेंट होता है। इसीलिए आचार्य प्रयोत शर्मा ने परिभाषा लिखते हुए द्रव्याणाम नाम रूपाणी सीक्वेंस में लिखा है कि आपको नाम पता होना ही चाहिए, फिर उसका रूप पता होना ही चाहिए। लेट अस कम टू द गुण। आफ्टर नाम रूप ही मेंशन्ड अबाउट गुण। गुण से हम क्या ले सकते हैं? गुण इज सिंपली मेडिसिनल प्रॉपर्टीज रिसाइड इन अ द्रव्य। हमें ये पता है कि गुण जो हैं वो द्रव्य में समवाय संबंध से रहते हैं, इनहेरेंट रिलेशनशिप से रहते हैं। सो किसी भी द्रव्य का जो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है वो उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के ही कारण होता है, दैट इज़ वाई गुण। और यहाँ गुण शब्द जो है आचार्य चक्रपाणी ने इस पर टीका भी की है और उन्होंने कहा है कि ये गुण शब्द जो है वो धर्मवाची है। यहाँ गुण से गुण न लेके द्रव्य के आश्रित सभी भाव रस गुण वीर्य विपाक और प्रभाव का बोध कर लिया जाए। रस गुण वीर्य विपाक आदि को भी गुण से ही समझ लिया जाए, ऐसा आचार्य चक्रपाणी का मत है। सो द प्रॉपर्टीज ऑफ अ ड्रग, the properties a drug exhibit by virtue of which it is to be used as a pharmacological active agent, वो सारी प्रॉपर्टीज़ जिनसे कि आपका द्रव्य एक फार्माकोलॉजिकली एक्टिव एजेंट बनता है, जिससे कि कोई भी द्रव्य एक फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करता है। तो इस फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स के पीछे द्रव्य में जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं बेसिकली उन्हीं को गुण कहा गया है। और अगेन चक्रपाणी सम्मत है कि रस गुण वीर्य विपाक प्रभाव को गुण से ही समझ लिया जाए। सो प्रयोत शर्मा जी की डेफिनेशन में नाम, रूप और गुण। देन ही मेंशन्ड अबाउट कर्म। व्हाट इज कर्म? कर्म इज डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल एक्शन और डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स। आप पेशेंट को ट्रीट करेंगे, आप पेशेंट को कोई भी ड्रग देंगे, द्रव्य देंगे, तो आपका एम होगा टू अचीव अ डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स और फार्माकोलॉजिकल एक्शन, वही कर्म है। ये कर्म द्रव्य के थ्रू होता है, द्रव्य के बिना कर्म नहीं होता। द्रव्यभूत चिकित्सा, द्रव्य गुण का सिद्धांत द्रव्यभूत चिकित्सा है। तो अद्रव्यभूत चिकित्सा हम द्रव्य गुण में नहीं पढ़ते हैं। तो बेसिकली द्रव्य देना, द्रव्यभूत चिकित्सा के अंदर द्रव्य देने से ही चिकित्सा करनी है। सो जब भी आप पेशेंट को द्रव्य दोगे तो उस आप एक डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स अचीव करने की कोशिश करोगे, उसी को कर्म से लिया गया है। सो द एक्शन ऑफ अ ड्रग ऑन बायोलॉजिकल सिस्टम आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन इज कर्म। पेशेंट को आप कोई भी ड्रग एडमिनिस्टर करोगे और उसके बाद हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम पे, एंडोजेनस सिस्टम पे जो नेट बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट होगा उसको कर्म कहा गया। इट कैन बी सेड एज बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन और नेट फार्माकोलॉजिकल एक्शन विच इज़ कर्म। हम जानते हैं कि कर्म द्रव्य के प्रति समवायी संबंध से रहता है। सो गुण और कर्म द्रव्य के प्रति समवायी संबंध से रहते हैं। गोइंग बाय द डेफिनेशन, नाम, रूप, गुण, कर्म एंड देन प्रयोग।
Okay, so the prayog is therapeutic uses. Therapeutic uses, see, the different therapeutic uses obtained by the drug in various disorders. अब एक द्रव्य ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर डिजीज को ट्रीट करने के लिए ही यूज़ किया जाता है. सो अगर आपको एक द्रव्य के सारे फंडामेंटल एस्पेक्ट पता है, सब रस गुण विपाक और प्रभाव पता है, तो आप रैशनल लगा के अपनी युक्ति प्रमाण से एक ही द्रव्य को अलग अलग डिसऑर्डर्स में यूज़ कर सकते हैं, बजाय कि आपको उसके सारे थेरेपेटिक यूजेस पता होने चाहिए, सारे क्लिनिकल ट्रायल्स आपको उसके पता होने चाहिए. सो आचार्य प्रियोर शर्मा डिनोटेड दिस विद दिस पर्टिकुलर वर्ड प्रयोग, therapeutic uses of a particular dravya. So a drug can be used in more than one disease, and a good doctor must know maximum therapeutic uses obtained by a single drug, so that it can be rationally used. A single drug can be rationally used in more than one disorders. So a doctor must know all the relevant important primary therapeutic uses of a drug. Okay, so going by the definition again, द्रव्याणाम नाम रूपाणी गुण कर्माणी सर्वशः. द्रव्यों के नाम नोमेनक्लेचर पता होना चाहिए, रूपाणी मॉर्फोलॉजिकल और हिस्टोलॉजिकल फीचर्स, गुण दिस आर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, कर्म दिस इज फार्माकोलॉजिकल एक्शन, एंड प्रयोग दिस आर डिफरेंट थेरेप्यूटिक यूजेस. इन सबका वर्णन जिस शास्त्र में किया गया है उसे द्रव्य गुण शास्त्र कहते हैं. तो बेसिकली ये द्रव्य गुण की परिभाषा भी है, डेफिनेशन भी है, और यही बेसिकली द्रव्य गुण का सब्जेक्ट मैटर भी है. हमें द्रव्य गुण में बेसिकली द्रव्यों के नाम और रूप तो पढ़ने ही हैं, गुण भी पढ़ने हैं, सारे फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज भी पढ़ने हैं, और जो थेरेप्यूटिक यूजेस हो सकते हैं सिंगल ड्रग के अलग अलग, या किस तरह से बहुत सारे द्रव्यों को एक फॉर्मुलेशन में यूज़ किया जा सकता है, ये सारा हमें द्रव्य गुण में ही पढ़ना है. वी हैव टू स्टडी ऑल दीज पैरामीटर्स, ऑल दीज कॉन्सेप्ट अंडर द्रव्य गुण. याद ये रखेंगे कि वंस अगेन गुण शब्द से आचार्य चक्रपाणी सम्मत है कि गुण शब्द से रस गुण विपाक और प्रभाव यानी द्रव्य के आश्रित सभी भावों का ग्रहण किया जा सकता है. तो वो सब भी बेसिक फंडामेंटल्स हैं द्रव्य गुण के, हमें सब्जेक्ट मैटर में पढ़ लेने हैं. दैट इज वाई दिस डेफिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द डेफिनेशन इटसेल्फ इज रेलिवेंट, and of course the subject matter, all maximum subject matter is contained in this very particular definition. After elaborating or giving a thought on the very aspects of this definition, we can simply formulate a new definition. So we may conclude it like that Dravya Guna is that branch of Ayurvedic sciences which deals with the nomenclature, morphological and histological features of the medicinal plants, which exhibit characteristic pharmacological action based on its medicinal properties and used to diagnose, prevent and cure various ailments or various डिजीजेस. सो द्रव्य गुणा क्या होगा? आयुर्वेदिक साइंसेज की वो ब्रांच है जिसमें आप मेडिसिनल प्लांट्स के नोमेनक्लेचर, नाम, रूप इज मॉर्फोलॉजिकल एंड हिस्टोलॉजिकल फीचर्स आप देखते हैं, और कोई भी प्लांट, किसी भी प्लांट की अपना एक कैरेक्टरिस्टिक फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है ना, वो होता ही है, नेचुरल टेंडेंसी है, वो है, इसको आप अल्टर नहीं कर सकते हैं. जब तक सवीर्यता अवधि है किसी भी द्रव्य का, किसी भी द्रव्य में समवाय संबंध से उसका कर्म निहित होता है. सो वी कैन से दैट अ मेडिसिनल प्लांट particularly exhibit characteristic pharmacological action, and this characteristic pharmacological action is sometimes based on its medicinal properties, sometimes not. Actually always based on its medicinal properties, but sometimes we simply cannot explain the pharmacological action on the base of its medicinal properties. उसको हम प्रभाव कहते हैं, वो हम आगे डिस्कस भी करेंगे. So when the pharmacological action is simply explained on the basis of medicinal properties contained in a dravya, we can say that pharmacological action is achieved by virya. And when we simply cannot explain on the basis of medicinal properties, we will say that this is a natural tendency of a dravya, then the pharmacological action is achieved by prabhav. We will discuss it later in next classes, but here dravya guna is that branch of Ayurvedic sciences which deals with nomenclature, morphological and histological features of medicinal plants, which exhibit characteristic pharmacological action
based on its medicinal properties and used to diagnose, prevent and cure various diseases or various ailments. Well, now after studying the definition of Dravya Guna, let us discuss the importance of Dravya Guna in medicine. Dravya Guna का चिकित्सीय महत्व. Why actually we are studying Dravya Guna as a part of medicine? So this shlok is very important here. Let's discuss about this. It states that rogastu दोष वैषम्यम दोष साम्यम आरोग्यता. शरीर दोषों का विषम हो जाना पैथोलॉजिकल स्टेट है, रोग उत्पत्ति कारक है, रोग उत्पन्न करता है, और दोषों की साम्यावस्था आरोग्यता का कारण है. सो द विशेषण ऑफ दोषास ब्रिंग्स अबाउट पैथोलॉजिकल स्टेट. दोषों को दूषित होने से, दुष्टि होने से पैथोलॉजिकल स्टेट होती है, वाइल द बैलेंस्ड दोषास मेंटेन फिजियोलॉजिकल स्टेट. नॉर्मल फिजियोलॉजी मेंटेन करते हैं बैलेंस्ड स्टेट में, साम्यावस्था में, और असाम्य होने पर, दोषों में विषमता होने पर पैथोलॉजिकल स्टेट क्रिएट होती है. वी ऑल नो दिस. एंड द बिगेस्ट फैक्टर टू विशिएट दिस दोषस आर निदान सेवन. ऑफ कोर्स वी ऑल नो दैट. तो निदान सेवन से दोषों की क्षय और वृद्धि होती है, जिनसे दोष विषम अवस्था में चले जाते हैं और दोषों की रोगों की उत्पत्ति होती है, पैथोलॉजिकल स्टेट क्रिएट होती है. अदरवाइज दोष अगर साम्यावस्था में है तो आरोग्यता की स्थिति बनी रहती है. लेट्स इलेबोरेट इट. द्रव्य गुण कहाँ एक्ट करती है? नॉलेज ऑफ द्रव्य गुण कहाँ एक्ट करती है? द्रव्य गुण में बेसिकली हमने अभी डिस्कस किया कि द्रव्य गुण में हम बेसिकली द्रव्य और उसके आश्रित सभी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं और उसका फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स पढ़ते हैं. सो पैथोलॉजिकल स्टेट को करेक्ट करके फिजियोलॉजी रिस्टोर करना ही हमारा एम होता है. सो दोषों की क्षय और वृद्धि जब होगी तो वृद्ध दोषों का क्षय करना और क्षय दोषों को वृद्ध करना, और फिर ऐसे एक साम्यावस्था, एक बैलेंस्ड स्टेट, वापस एक फिजियोलॉजिकल स्टेट बनाना, ये द्रव्यों के थ्रू किया जाता है. पेशेंट को हम द्रव्य इंडिकेट करते हैं एज अ पार्ट ऑफ मेडिसिन. सो द्रव्य रस गुण वीर्य विपाक निमित्ते च क्षय वृद्धि दोषाणाम साम्यम च. द्रव्य which inherently contain रस गुण वीर्य and विपाक are able to balance the increased or decreased doshas while restoring and maintaining the physiological state. Pathological state का कारण था दोषों की विषमता होना, गोइंग बाय दिस श्लोक रोगस्थो दोष वैषम्यम. ठीक, तो जब दोषों में विषमता हो गई है, क्षय और वृद्धि हो गया है, तो इसको करेक्ट करने के लिए हम द्रव्य इंडिकेट करते हैं, और द्रव्य के आश्रित जो रस गुण वीर्य विपाक आदि हैं वो शरीर पे एक्ट करते हैं और रिस्पेक्टिव वृद्ध दोषों को क्षय और क्षयित दोषों को वृद्ध करके वापस साम्यावस्था की स्थिति में ले आते हैं, वापस फिजियोलॉजिकल स्टेट को रिस्टोर करते हैं. दैट इज़ वाई द नॉलेज ऑफ द्रव्य and their respective medicinal properties and their pharmacological action is important. And since this is the subject matter of Dravya Guna, hence the study of Dravya Guna is very 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 important for to be a very good doctor basically. Hence the scientific study of Dravya and their gun inherently residing in a Dravya, we all know that, forms the basis of Ayurvedic treatment protocols, and simply no treatment can be rationalized without scientific understanding of Dravya Guna. So this concludes the importance of Dravya Guna as a part of Ayurvedic medicinal sciences. Hope you get it. So thanks for watching, and comments are welcome.